नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा MDR HR ये जो यूट्यूब चैनल है उसके अंडर हम दो सीरीज चलाते हैं। पहली फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। आज हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंडर KYC की जो गाइडलाइंस है 28 नवंबर 2025 को लेटेस्ट गाइडलाइन जो है उसके बेसिस पर हम 3 या 4 वीडियोस बनाएंगे। आज का वो सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा। KYC समझने के पहले हमें KYC में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो जानना जरूर है। इसके लिए आज के वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ KYC? KYC इज़ नो योर कस्टमर, लॉन्ग फॉर्म है नो योर कस्टमर। और इसका जन्म कैसे हुआ? अमेरिका का जो ट्विन टावर्स है वो जब ख़त्म कर दिया, वो ब्लास्ट कर दिया, तो अमेरिकन एजेंसीज ने ढूंढ के निकाला कि इसका सोर्स क्या, पैसा कहाँ से आए। तो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के थ्रू आया और वो प्रिवेंट करने के लिए फिर FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का स्थापना हुई और इंडिया ने भी उसके अंदर सहभाग किया, पार्टिसिपेट किया। इसके लिए इंडिया में हम क्या बोलते हैं? FIU इंड यानी इंडिया। तो सबसे पहले कि KYC में कौन सी रिस्क कवर होती है। अभी बैंकिंग में तो हर तरह की रिस्क की बात करते हैं हम, कंसंट्रेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, रेपुटेशन रिस्क वगैरह। लेकिन KYC के बारे में जब बात करते हैं तो दो ही रिस्क आती है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी वाइट करना का जो तरीका है उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कि लॉन्ड्री में मैले कपड़े, गंदे कपड़े क्लीन हो जाते हैं, वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की लॉन्ड्रिंग। और दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग। टेररिस्ट के लिए, अतिरेकी लोगों के लिए पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं मिलना चाहिए, उनके जो भी मॉडल्स है। तो ये दो ही रिस्क है KYC में, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वाइट, और टेररिस्ट को बैंकिंग के जो चैनल है उसके थ्रू पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो इसका क्या पर्पज़ है? तो रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज टू बी डन पीरियडिकली। KYC का जो गाइडलाइंस है उसमें क्या दिया है, जो हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, कौन सी रिस्क अभी ऑलरेडी बताया, उसका पीरियडिकली हमको करना चाहिए। और आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा कि वो ट्वाइस इन ईयर, हाफ ईयरली करना पड़ता है। सो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई, क्या रिस्क है आइडेंटिफाई करने की, उसको असेस करने का, क्या तक के रिस्क है उसकी, और प्रिवेंटिव इफेक्टिव मेजर्स हमें लेना पड़ता है टू मिटिगेट अबाउट रिस्क। ये जो दो टाइप के रिस्क है वो मिटिगेट करने के लिए हमें मेजर्स लेना पड़ता है प्रिवेंटिव। तो आइडेंटिफाई करने का है, असेस करने का, और इफेक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट द रिस्क। ये पर्पज़ है KYC गाइडलाइंस का। KYC गाइडलाइंस में कस्टमर का डेफिनेशन दिया है, वो समझना जरूर है। व्हाट इज़ कस्टमर? हु इज़ कस्टमर? ए पर्सन हु इज़ एंगेज इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो बैंक के साथ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, और एक्टिविटी विद द बैंक, एंड इंक्लूड्स ए पर्सन ऑन हिज बिहाफ द पर्सन हु इज एंगेज इन द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज एक्टिव। भाई जो वो खुद करता है या किसी और के तरीके से करता है। इंक्लूड्स ए पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु इज एंगेज इन द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज एक्टिविटी। तो फॉर एग्जांपल कंपनी है, तो कंपनी किसी तरह भी अथॉरिटी देती है कि कंपनी के अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए। पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा होता है। तो वो डायरेक्टली ए पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल, लिविंग पर्सन और लीगल एंटिटी। और दूसरा उन्होंने क्या दिया है? वॉक इन कस्टमर, रेगुलर कस्टमर जो ट्रांजैक्शन बेस करता है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंट उसका होता है। और वॉक इन कस्टमर यानी ए पर्सन हु डज नॉट हैव एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप में उसका कोई अकाउंट नहीं अपने पास। फॉर एग्जांपल वो 10,000 का DD लेने के लिए आता है, तो वी इशू DD टू हिम, बराबर है ना? तो इट इज़ कॉल्ड एज वॉक इन कस्टमर। ही अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन विद द बैंक, दो इज नॉट अ कस्टमर, ही अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन विद द बैंक। तो अभी आपको इसके भी डायरेक्शन मालूम होगी। लॉकर्स के लिए अकाउंट होना जरूरी नहीं है एज पर RBI डायरेक्शंस। सो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज, सर्विसेज हम देते हैं वॉक इन कस्टमर्स को। तो
जब हमने कस्टमर की व्याख्या लिया है तो ट्रांजैक्शन, तो हमें ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन भी मालूम होना चाहिए। ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है, टर्मिनोलॉजी ट्रांजैक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ए परचेस, सेल, लोन, प्लज, गिफ्ट, ट्रांसफ़र, डिलीवरी और द अरेंजमेंट देयरऑफ एंड इंक्लूड्स। यानी कोई भी चीज़ बैंक से खरीदी जाती है, बैंक सेल करते हैं उसको, या बैंक से लोन लिया जाता है, या प्लज किया जाता है बैंक को, या गिफ्ट चेक वगैरह लिया जाता है, या अकाउंट में से ट्रांसफ़र होता है, डिलीवरी होती है, तो उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और वो ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है, ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कोई बैंक के साथ अकाउंट ओपन करता है तो इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। डिपॉजिट में से विड्रॉ करता है, एसबीआई करंट अकाउंट में से विड्रॉ करता है, या टर्म डिपॉजिट विड्रॉ करता है, या एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, या ट्रांसफ़र करता है, कुछ कैश भी एक्सचेंज करता है। यूज़ ऑफ सेफ डिपॉजिट बॉक्स, बैंक के अंदर सेफ डिपॉजिट कस्टडी में रखता है। और एनी फॉर्म ऑफ सेफ डिपॉजिट एंटरिंग इनटू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप यानी कंपनी का अकाउंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट का अकाउंट रखते हैं, वो ऑपरेट करते हैं उसके क्लाइंट के थ्रू, सो दैट इज़ कॉल्ड एज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। पेमेंट मेड रिसीव्ड, किसी आदमी को अगर पेमेंट मेड रिसीव्ड पार्ट ऑफ फुल काय के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल ऑब्लिगेशन, बैंक के कोई सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनके लिए हम पेमेंट करते हैं, तो वेदर इट इज़ कैश और पार्ट, फुल और पार्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। एस्टेब्लिशिंग और क्रिएटिंग ए लीगल पर्सन और लीगल अरेंजमेंट, लीगल अरेंजमेंट यानी क्या कि हम कुछ साइन करते हैं एग्रीमेंट्स, आउटसोर्सिंग एक्टिविटी समझो, सो इट इज़ ए ट्रांजैक्शन। तो केवाईसी के लिए बेसिकली क्या है, नो योर कस्टमर के लिए हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो कौन से है, तो पहला तो पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड और नरेगा का जॉब कार्ड, ये पाँच ही है। ओवीडी कौन से है, आई विल रिपीट, पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस कौन से चाहिए, करंट चाहिए, एक्सपायर्ड डेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, पर्टिकुलर वर्ड्स है, आधार नंबर है इसका प्रूफ है, आधार कार्ड का नहीं, आधार नंबर का प्रूफ चाहिए। वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और नरेगा का, ये पाँच ही बेसिकली ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है केवाईसी के लिए। उसके बाद में ये जो 5 ओवीडी है उसके अंदर अगर एड्रेस जो है करंट एड्रेस बदल गया हो तो उसके लिए क्या है, डीम्ड ओवीडी यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम जो बोलते हैं, वो 3 महीने में देना पड़ता है। वो कौन से हो सकते हैं, यूटिलिटी बिल ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीफोन हो, पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन्स हो, पाइप गैस सर्विस हो, वाटर बिल हो, ये हमें 3 महीने के अंदर बैंक को जमा करना पड़ता है, दैट इज़ डीम्ड ओवीडी। और ये जो बिल है वो 2 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। या तो प्रॉपर्टी और म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट, जो एड्रेस दिया है उसके अपन मालिक है, प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनसिपल टैक्स देते हैं तो वो रिसिप्ट दे सकते हैं। या तो पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जिसको बोलते हैं हम, या फैमिली पीपीओ, वो उसमें जो एड्रेस लिखा है दैट आल्सो कैन बी टेकन एज डीम्ड ओवीडी प्रूफ। या लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पीएसयू में काम करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करता है, रेगुलेटरी बॉडी जो है जैसा कि सेबी, आरबीआई वगैरह है, तो इसमें अगर काम करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करता है, बजाज फाइनेंस वगैरह, या लिस्टेड कंपनीज वगैरह में काम करता है, तो उनके अगर अलॉटमेंट दिया उन्होंने कोई अकोमोडेशन के लिए, वो जो लेटर देती है कंपनी, तो दैट इज़ ऑल्सो टेकन एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक, जब हम अकाउंट केवाईसी से डील करते हैं तो ये वर्ड बार बार आता है, बेनिफिशियल ओनर, आरबीआई इंसिस्ट करती है, हमको भी देखना पड़ता है। तो बेनिफिशियल ओनर समझना जरूरी है कि व्हाट डज इट कनोट, कंपनी के बारे में क्या है, बेनिफिशियल ओनर कौन है। कंपनी अगर अकाउंट कंपनी का होगा तो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, आपको मालूम है। सो नेचुरल पर्सन्स हैविंग कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट, तो
दो इट इज़ लीगल एंटिटी, उसको कोई तो भी कंट्रोल करता है, कोई आदमी कंट्रोल करते हैं, बराबर है। सो नेचुरल पर्सन्स हैविंग कंट्रोलिंग और ओनरशिप इंटरेस्ट दैट इज़ मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स। वो कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वेदर लिस्टेड और नॉट, मोर देन 10%, नॉट 10%, मोर देन 10% उनके अगर होगा, और कैपिटल उनको उनका 10% से ज़्यादा कंपनी में कैपिटल होगा, या 10% से ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलता है, तो वो क्या, उनको क्या समझना चाहिए हमने, वी शुड ट्रीट देम एज अ बेनिफिशियल ओनर। वो मालिक है, ऐसे मालिक की जिनको बेनिफिट्स मिलता है, तो बेनिफिशियल ओनर। कंट्रोल इंक्लूड्स कंट्रोल थ्रू मैनेजमेंट पॉलिसी, कंपनी के ऊपर कंट्रोल यानी मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज डिसाइड करती है उसको ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये पॉलिसी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और कंपनी डिसीजंस लेती है, या उनको अधिकार है राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, उनको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर ऑफ दी कंपनी। कंपनी में वो जिंदा आदमी रहते हैं, नेचुरल पर्सन्स रहते हैं, मेल फीमेल जो भी है, तो उनको ये अधिकार है, या उनका ये परसेंटेज है 10% से ऊपर शेयर्स, कैपिटल और प्रॉफिट, उनको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर ऑफ दी कंपनी। वैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या है, ओनरशिप और एंटाइटलमेंट ऑफ मोर देन 10% ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट होगा, या वो डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं, बेनिफिशियल ओनर कहते हैं उनको। ट्रस्ट अगर होगा, ट्रस्ट में जो भी लिखा है ट्रस्टीज आर द बेनिफिशियरीज, लेकिन उनका कैसा चाहिए, 10% और मोर, इट इज़ नॉट मोर देन 10%, 10% और मोर इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट। एनी अदर नेचुरल पर्सन एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल, जो भी नेचुरल पर्सन है ट्रस्ट के ऊपर जिसका कंट्रोल है, जिसके कहने पर ट्रस्ट चलता है, पॉलिसी बनाता है, एक्शन लेता है, ट्रांजैक्शंस करता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर, या जिनका 10% से ज़्यादा ट्रस्ट में इंटरेस्ट है। दूसरा और एक कैटेगरी कौन सा है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो ट्रस्ट भी नहीं है, जो कंपनी भी नहीं है, जो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, लेकिन इट इज़ एसोसिएशन, तो उस वक्त हम किसको बोलेंगे, बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर इज़ अ नेचुरल पर्सन, ऑलवेज, इट गोज विदाउट सेइंग, कोई भी टाइप ऑफ अकाउंट हो, तो वेदर एक्टिंग अलोन, अकेला कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है, वो जो एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, थ्रू वन और मोर जुडिशियल पर्सन्स हैज़ ओनरशिप एंटाइटलमेंट टू मोर देन 15% ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके जो भी एसोसिएशन ऑफ फर्म्स का जो प्रॉपर्टी है, या उसको जो बेनिफिट्स मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, या उसका कैपिटल उसने डाला है, इफ़ इट इज़ मोर देन 15%, ये ऐसा केस है, इसमें 15% है, बाकी ट्रस्ट में 10% एंड मोर, और बाकी के जो है उसमें 10 मोर देन 10%, ये थोड़ा फ़र्क है परसेंटेज में, बाकी प्रिंसिपल सेम है, प्रॉफिट बोलो, कैपिटल बोलो, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलो, और जिसके कहने से वो टाइप ऑफ अकाउंट चलता है, दे आर कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर्स। अभी इसमें कौन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सोसाइटीज़, नेचुरल पर्सन्स, सोसाइटी यानी समझो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर वो कोशिश में है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन हु होल्ड्स पोजीशन ऑफ ए सीनियर ऑफिशियल अगर होगा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी में इट इज़ ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसे 2-4 मिला के हम करते हैं, कंपनी में भी रहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। तो या अभी कॉमन एग्जांपल है, गणपति का जो गणपति मंडल रहता है, वो आता है अकाउंट ओपन करने के लिए, तो व्हाट इज़ इट, इट्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, उसमें हमको ये सब करंट अकाउंट में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कस्टमर्स ड्यू डिलिजेंस, सो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस रहती है KYC में, और उसके अंदर क्या रहता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। ये CDD बहुत कॉमन है KYC में, तो वो समझ लेंगे व्हाट इज CDD। आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द कस्टमर, हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये आदमी है जिसका नाम ये करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई थ्रू डॉक्यूमेंट्स,
एंड बीओ यानी बेनिफिशियल ओनर यूजिंग रिलायबल एंड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हमको जो कस्टमर ने जो भी दिया है उसके ऊपर नहीं रिलाई करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है, हमको उसकी तहकीकात खुद होके करना पड़ती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। सो इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। कौन सी? ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पस एंड इंटेंडेड नेचर ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। वो क्या बिजनेस रिलेशनशिप है वो हम समझ लेना चाहिए कि पार्टनरशिप है, किराना दुकान है, पेट्रोल पंप है, क्या बिजनेस रिलेशनशिप आपस में, ये सब उसके नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ लेते हैं इन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। और टेकिंग रीजनेबल स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कस्टमर्स बिजनेस, इट्स ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप कंट्रोल का के लिए लेते हैं, बीओ के लिए, बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए। सो इट ऑल कम्स अंडर CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए बीओ। कोई आदमी अथॉरिटी लेटर लेके आता है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आता है, तो किसके ऑन बिहाफ ऑफ होम आता है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं हम। तो CDD में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाई करने का, किसको? बेनिफिशियल ओनर को। और ये काय के जरिए हम कर सकते हैं यूजिंग रिलायबल एंड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। समझो कंपनी है, तो कंपनी का हम क्या क्या ले सकते हैं, आगे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स के लिए। सो देयर आर वेज एंड मीन्स। RBI ने हमको डायरेक्शंस भी दिया हाउ टू डू CDD। अभी CDD ऑफ लीगल एंटिटी करने का है, तो RBI क्या कहती है, कस्टमर्स ड्यू डिलिजेंस कंपनीज के बारे में, उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहता है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारी लैंग्वेज में बात करना है तो पर्सन का, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे हमारे बायलॉज रहते हैं फॉर एग्जांपल बैंक के, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर्पस काय के लिए कंपनी एस्टेब्लिश की है और कैसी चलानी की है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आता है, मेमोरेंडम में पर्पस आता है। पैन ऑफ द कंपनी, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स का जो रहता है वो हम लेते हैं। रिजोल्यूशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हम रिजोल्यूशन लेते हैं कि ये कंपनी का अकाउंट ये हमारे बैंक में खोलने का है करके, और ब्रांच का भी नाम डालते हैं। उसके बाद में जो ऑफिशियल्स वो कंपनी का अकाउंट ऑपरेट करेंगे उनका भी नाम, उनका भी सिग्नेचर अटेस्टेशन और उनका भी KYC डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स किस किस के लेते हैं? बेनिफिशियल ओनर, जो कंपनी में जिनका बेनिफिशियल ओनर की हमने डेफिनेशन देखी है, सब बेनिफिशियल ओनर्स का, और जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया अकाउंट ऑपरेट करने का, उन सब का हम क्या लेते हैं? KYC डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। और हम ऑफिशियली लेटर पर कंपनी के ये भी लेते हैं कि कौन कौन सीनियर मैनेजमेंट्स है, पर्टिकुलरली रिलेशन टू द अकाउंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। और कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ से चलता है, वो भी एड्रेसेस हम लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड CDD इन केस ऑफ लीगल एंटिटी। अभी CDD इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म का क्या रहता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद में पार्टनरशिप डीड रहता है, दैट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। तीसरा पैन, फॉर्म का एक पैन नंबर रहता है इनकम टैक्स के हिसाब से। उसके बाद में KYC डॉक्यूमेंट्स हम किसके किसके लेते हैं? बेनिफिशियल ओनर के लेते हैं। जो भी मैनेजर्स है जो अकाउंट चलाते हैं पार्टनरशिप फर्म का, जो जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है या अथॉरिटी दिया है, वो सब के हम क्या लेते हैं? KYC डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। नेम्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सब जो पार्टनर्स है उनके भी हम के नेम्स हमारे रिकॉर्ड पे लेते हैं। और जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो रजिस्टर एड्रेस है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी हम रिकॉर्ड के ऊपर लेते हैं। CDD ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट अकाउंट के लिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा उसका ट्रस्ट डीड रहता है, उसका कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी हमने लेना चाहिए, यू शुड वेरीफाई विथ ओरिजिनल। बाद में पैन और फॉर्म 60, ट्रस्ट अगर पैन नहीं होगा तो फॉर्म 60 लेना चाहिए। और जो भी BO है, बेनिफिशियल ओनर्स है, और जो ऑफिसर्स है होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, उनका सबका KYC डॉक्यूमेंट्स हमने लेना चाहिए। कौन कौन बेनिफिशियरीज है, ट्रस्टी है, प्रोटेक्टर्स है,
जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है उन सब के नाम हमारे पास चाहिए। वैसा ही जो ट्रस्ट का रजिस्टर ऑफिस है और जहाँ से बिजनेस चलता है वो भी हमें एड्रेस दोनों चाहिए। अगर एक ही होगा तो एक ही रहेगा, एक ही जगह से चलता है तो। और सब जो भी ट्रस्टीज है उनका पूरा नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर सब हमारे पास है। उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमने लेना चाहिए। जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बताया, तो जो भी लोग हैं तो उनकी एक रिजोल्यूशन लेना चाहिए बॉडी का कि हमारे पास अकाउंट ओपन करना चाहिए। ये सब कॉमन है, वेदर इट इज़ अ ट्रस्ट और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी जो भी है, तो रिजोल्यूशन लेना चाहिए। पैन और फॉर्म 60 लेना चाहिए। जो भी स्टाफ है जो हु विल ऑपरेट या बॉडी में के जो भी लोग हैं अकाउंट ऑपरेट करेगा उसका पावर ऑफ अटर्नी, उनका केवाईसी हमने लेना चाहिए। बेनिफिशियरी ओनर और जो अकाउंट ऑपरेट करने वाले हैं उनका सबका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए। और जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम ले सकते हैं, ये अनइनकॉर्पोरेटेड है यानी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो इनका जो फॉर्मेशन है उसके जो भी प्रूफ हम उनसे मांग के ले सकते हैं वो हमारे रिकॉर्ड पे हमने लेना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन में क्या क्या है, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है लेकिन नॉट रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप फर्म नॉट रजिस्टर्ड। तो ये सब का क्या करना पड़ता है, हमें जो भी प्रूफ मिलता है उनका कि कौन कौन है लोग, किसको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, पूरे बेनिफिशियल ओनर है, इन दिस रिगार्ड जो भी इंफॉर्मेशन हम और डॉक्यूमेंट एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वो करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद में एनहांस ड्यू डिलिजेंस, ये नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस हो गया, लेकिन और क्या ज़्यादा करना चाहिए किसके लिए, तो नॉन फेस टू फेस यानी जब कस्टमर हमारे बैंक में आता नहीं है, ऑनलाइन हम अगर कस्टमर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं इन दैट केस, या विदाउट कस्टमर आइडेंटिटी प्रोसेस जो है विदाउट वीडियो बेस CIP अगर नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनहांस ड्यू डिलिजेंस लेना पड़ता है ऑनलाइन अगर हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो। सो ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल नंबर यूज फॉर अकाउंट ओपनिंग, उसके जो ट्रांजैक्शन अलाउ करेंगे वो कौन से करेंगे, ओनली थ्रू द मोबाइल नंबर विच इज़ रजिस्टर्ड, जो मोबाइल नंबर के थ्रू अकाउंट ओपन का हुआ उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन अलाउ करेंगे। और पॉजिटिव कन्फर्मेशन लेंगे, कौन सा, विल राइट अ लेटर, जो भी एड्रेस दिया है कि थैंक्स फॉर अकाउंट ओपनिंग वगैरह जो लेटर देता है वो हम उसको लेटर देखेंगे। इट इज़ इनडायरेक्ट कन्फर्मेशन अगर लेटर वापस नहीं आया तो। और कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। ऑब्टेन पैन हम ले सकते हैं उसका टू वेरीफाई विथ, एंड दैट पैन कैन बी वेरीफाइड विथ इश्यूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ऑनलाइन हो सकता है ये पैन वेरिफिकेशन, जेन्युइन है कि फेक है। और वो अकाउंट में जहाँ पर फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन अकाउंट ओपन का, तो उसका जो पहला ट्रांजैक्शन है वो कौन करेगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन शैल बी क्रेडिट फ्रॉम KYC कंप्लाइंट अकाउंट, जो हमारे नॉर्मल अकाउंट से जो लोग हमारे पास आए या VCIP के प्रोसेस के थ्रू हमने अकाउंट ओपन किया है, तो वो अकाउंट के जरिए पहला ट्रांजैक्शन उनके वो अकाउंट में होना चाहिए। बाद में वी कैन अलाउ फ्रॉम द मोबाइल नंबर विच इज़ रजिस्टर और जिसके जरिए अकाउंट ओपन हुआ। और ये जो अकाउंट्स ऐसे रहते हैं उनको कैसा क्लासीफाई करना पड़ता है, हाई रिस्क अकाउंट क्लासीफाई करता है, जब तक कि वो कस्टमर बैंक में ना आ जाए या उसका वीडियो बेस CIP कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये अकाउंट हाई रिस्क में हमने डालना चाहिए। सिंप्लीफाइड इसके अगेंस्ट है, सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस, नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस से थोड़ा कम। वो कौन से केस में करते हैं हम, SHG में करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो CDD ऑफ ऑल मेंबर्स नॉट रिक्वायर्ड, CDD ऑफ ऑफिस बेयरर्स विल सफाइस। RBI क्या बोलती है, जो ऑफिस बेयरर्स है यानी नॉर्मली 3 लोग रहते हैं, वो तीनों का हम करते हैं। लेकिन अगर हमें क्रेडिट देना है, लोन देने का है, क्रेडिट लिंकेज देने का है, तो उस वक्त सभी जो मेंबर्स है SHG के उनका सबका KYC डॉक्यूमेंट्स हमने लेना चाहिए। उसके बाद में हम नॉर्मली STR वगैरह की बात करते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो व्हाट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, वो हमने देखना चाहिए। और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जब हम देखते हैं तो
KYC के जो 2 रिस्क है, एक कौन सा बोला हमने, ब्लैक मनी वाइट होना चाहिए, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा कौन सा है, टेररिस्ट फंडिंग। ये बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए व्हेन वी कॉल इट एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन विच गिव्स राइज टू रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, जिसमें हमें शंका है कि ये ब्लैक मनी वाइट तो नहीं हो रहा है, टेररिस्ट को तो नहीं जा रहा है। तो ये अगर हमें शंका आती है तो हमने क्या करना चाहिए, उसके तरफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में हमने रिपोर्ट करना चाहिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रखे। और ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अमाउंट वाइज नहीं होता, 1 करोड़ के ऊपर STR है, 50,000 नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टेररिस्ट के जो मॉड्यूल्स रहते हैं, स्लीपर्स सेल्स रहते हैं, तो बहुत बार 25,000 भी काम करते हैं। तो इट इज़ नॉट द अमाउंट, इट इज़ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हमें डाउट आ गया कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो 25,000 के लिए भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अपीयर्स टू बी मेड इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत घुमा फिरा के अगर पैसा जा रहा है A to B, B to C, C to D और फाइनली E में जा रहा है, तो हमारे बैंक के थ्रू रोटेट हो रहा है, या छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस पीरियडिकली जाते हैं किसी में, तो क्या पर्पज़ है क्या नहीं, हमने समझ लेना चाहिए। अदरवाइज इट शुड बी रिपोर्टेड इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। अपीयर्स टू हैव नो इकोनॉमिक रैशनल। मेरे अकाउंट के थ्रू अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, कुछ खरीदने के लिए करता हूँ, कुछ मेरे लड़का लड़की हो बच्चों को देता हूँ, या समथिंग पर्पज़ रहता है, तो इकोनॉमिक रैशनल कुछ नहीं, और मैं किसी को दे रहा है, तो दैट मीन्स सम फिशी ट्रांजैक्शन में भी देयर। तो बोनाफाइड्स जो है पर्पज़ के, वो हमने जानने की ज़रूरत है। वी कैन आस्क द कस्टमर। जो भी ट्रांजैक्शन टेररिस्ट फंडिंग के लिए जा रहे हैं, हमें डाउट आता है, तो हमने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करके रिपोर्ट करना चाहिए। या हमको लगता है कि ये जो जमा हुआ पैसा है वो ब्लैक में नहीं हो सकता है, और बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है वाइट करने के लिए, तो वो भी हमने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करके रिपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अभी स्मॉल अकाउंट BSBA जिसको हम बोलते हैं, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, वो भी हमने समझ लिया बैंक में क्या होता है, व्हाट इज स्मॉल अकाउंट। तो इसमें कंडीशंस दिए हैं, 3 कंडीशंस है स्मॉल अकाउंट्स की। ये जो स्मॉल अकाउंट जिसको हम डेसिग्नेट करते हैं, जिसके लिए KYC की ढील दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसके लिए समझना जरूरी है। KYC में हम क्या करते हैं, वो भी लेते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, तो उसमें थोड़ी छूट दी है। तो एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स, जो भी जितना भी टोटल क्रेडिट होता है इन फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्रेडिट समेशन शुड नॉट एक्सीड 1 लाख। दूसरा क्या है, जो विड्रॉल है, तो पर मंथ में जो विड्रॉल है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने विड्रॉल, 10,000। पहले 4 नंबर ऑफ विड्रॉल 4 की कंडीशन थी, लेकिन अभी लेटेस्ट गाइडलाइन में वो नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वो विड्रॉ कर सकते हैं। और वो अकाउंट में जो बैलेंस है स्मॉल अकाउंट का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस कितना होना चाहिए, लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा एट ए टाइम 50,000, उससे ज़्यादा वो बैलेंस वो अकाउंट में नहीं रह सकते। ये 3 कंडीशंस है। टोटल क्रेडिट सबमिशन 1 लाख, पर मंथ विड्रॉल 10,000, और मैक्सिमम बैलेंस अकाउंट में 50,000। ये 3 कंडीशंस है। ये अगर होगा तो इट इज स्मॉल अकाउंट। इसमें एक्सेप्शन दिया है, कौन से एक्सेप्शंस है, और गवर्नमेंट के थ्रू अगर कुछ ग्रांट आती है अकाउंट में, वेलफेयर बेनिफिट्स आता है, या तो प्रोक्योरमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट में दिया होगा किसान को या किसी को, या शुगर फैक्ट्री ने दिया होगा, तो दिस इज एक्सेप्शन। दूसरी क्या कंडीशंस है, अगर वो 3 में से कोई भी कंडीशन जो है ब्रीच होती है, तो उसमें ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक कि वो OVD नहीं देता, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट KYC के वो नहीं देता है, तब तक कि वी शुड नॉट अलाउ ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या है, ये अकाउंट करने के बाद उसको जो OVD है वो 12 या 24 महीने में देना पड़ता है अकाउंट ओपन होने के बाद, और उसके बाद में ही कैन डू नॉर्मल ट्रांजैक्शंस। BSBA में भी हम लोग
सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है क्या वो देखना ज़रूरी है। स्मॉल अकाउंट से इसके लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर अपग्रेडेशन ऑल रूल्स विद पीरियडिक अपडेशन आर एप्लीकेबल। जो भी हम नॉर्मल अकाउंट होता है वो OVD देता है, दोनों के दोनों, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इट बिकम्स नॉर्मल अकाउंट, और जो भी नॉर्मल अकाउंट की KYC की गाइडलाइंस है वो हमें करना पड़ता है। उसके बाद में KYC में पीरियडिक अपडेशन ये वर्ड बहुत आता है, तो हम समझ लेंगे कि क्या है टर्मिनोलॉजी पीरियडिक अपडेशन यानी क्या है। तो पीरियडिक अपडेशन यानी क्यों है, तो स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड अंडर CDD रिपोर्ट्स आर केप्ट अप टू डेट। RBI का क्या कहना है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स लिए KYC के तहत वो कैसे होना चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो अप टू डेट होना चाहिए, डेटा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो डेटा है हमें पीरियडिकली अपडेट करना पड़ता है। तो उसको पीरियडिसिटी रिजर्व बैंक ने क्या दिया है, रिजर्व बैंक बताते हैं कि हम जो रिस्क कैटेगरी से है KYC के अंदर वो कौन सी है, 3 है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क के लिए 10 साल के बाद हमें KYC अपडेशन करना पड़ता है, मीडियम में 8 साल के बाद और हाई रिस्क में 2 साल के बाद हमें KYC का अपडेशन करना पड़ता है। दैट वे टू इनकॉर्पोरेट इन और KYC पॉलिसी। और अभी जो एक सर्कुलर आया था बीच में, उसमें उन्होंने दिया है कि जो लो रिस्क कैटेगरी के कस्टमर्स हैं उनको KYC अपडेशन में जून 26 तक के एग्जाम्पशन दिया है, उसके बाद में वो सब लागू हो जाएगा। अभी इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में क्या है, KYC के जो इंस्ट्रक्शंस है KYC अपडेशन के बारे में, यानी KYC अपडेशन हमने ऑलरेडी देखा है कि लो, मीडियम, हाई है, 10, 8 और 2 साल के बाद वो करना पड़ता है। अगर वो इंडिविजुअल कस्टमर KYC अपडेशन के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस है, देयर इज़ नो चेंज। जो भी कैटेगरी है, जो भी उसने OED डॉक्यूमेंट दिया है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, देयर इज़ नो चेंज। तो उसका क्या करना पड़ता है हमें, वी हैव टू ऑब्टेन सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड ईमेल। वो आके बैंक में दे सकता है, ईमेल के थ्रू हमें भेज सकता है, उसका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके थ्रू हम भेज सकता है, जो भी डिजिटल चैनल है। तो यू कैन गिव सेल्फ डिक्लेरेशन कि भाई मेरा जो भी स्टेटस है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है। सो यू कैन गिव दैट। अगर चेंज इन एड्रेस है फॉर एग्जांपल, तो KYC अपडेशन ड्यू है इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, तो क्या बताए, ऑफ्टेन सेल्फ डिक्लेरेशन, उनका सेल्फ डिक्लेरेशन लेना चाहिए, न्यू एड्रेस जो भी उसका एड्रेस है उसका, और ही कैन इन्फॉर्म इट थ्रू सेम रजिस्टर ईमेल, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वो, या डिजिटल चैनल्स। और उसको क्या करना पड़ता है कस्टमर को जिसका एड्रेस चेंज हो गया, विद इन 2 मंथ्स ही हैज़ टू गिव पॉजिटिव कन्फर्मेशन। यानी जो भी शुरुआत में हमने बात किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है या उसका वाटर बिल है, गैस का बिल है, या तो उसका गवर्नमेंट का, अगर उसका खुद का मकान है तो उसने टैक्स पे किया होगा, तो जो भी अलाउड है वो डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट करना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड OED। भैया तो बेसिक प्रिंसिपल अगर देता है, आधार कार्ड ही देता है अपडेटेड एड्रेस का, तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये काम करने के लिए बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट अलाउ किए, उनके थ्रू भी कस्टमर कर सकता है एक KYC अपडेशन, ठीक है ना। उसके बाद में इन केस माइनर बिकम्स मेजर, क्योंकि अभी लो रिस्क के लिए 10 साल का कालावधि है, तो 10 साल में माइनर का मेजर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए इन दैट केस KYC अपडेशन के वक्त, सो ऑब्टेन फ्रेश फोटोग्राफ, उसका नया फोटोग्राफ लेना चाहिए। इंश्योर CDD डॉक्यूमेंट्स, जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, OED लेते हैं, वो सब लेना पड़ता है। जो भी करंट RBI का इंस्ट्रक्शन जो अभी ऑलरेडी शेयर किया है वो हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है। बैंक में कैरी फ्रेश KYC ऑफ सच कस्टमर्स, यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और KYC हमको लेना चाहिए। और इफ करंट एड्रेस गिवन इन सेल्फ डिक्लेरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम आधार में जो आधार कार्ड हमने लिया उसका, और वो डिफरेंट है, जो उसका करंट एड्रेस उसने दिया है लेखी रिटर्न, तो
पॉजिटिव कन्फर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अवॉइड फ्रॉड। ये पर्टिकुलरली ख्याल में रखना चाहिए। माइनर अगर मेजर होता है और उसने जो आधार कार्ड दिया, हमें नंबर दिया है, उसका जो एड्रेस है वो अलग है उसका जो करंट एड्रेस से, यानी डिफरेंस है। वो जहाँ पर रहता है वो अलग एड्रेस है, वो उसने लिख के दिया सेल्फ डिक्लेरेशन, और आधार नंबर दिया उसके अंदर अलग एड्रेस है, तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन यानी हमने लेटर नहीं लिखना चाहिए पर्टिकुलरली। नेगेटिव दिया आरबीआई ने, क्यों नहीं? कि इसमें फ्रॉड हो जा सकता है कि वो जगह पर दूसरा आ गया, बच्चा था निकल गया, दूसरे आदमी में ख्याल में आ गया, तो ही में मिसयूज द इंफॉर्मेशन। इसके लिए आरबीआई ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है कि डोंट सेंड कन्फर्मेशन लेटर। नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स अगर हो गए और नो चेंज इन एड्रेस है, बराबर है, इंडिविजुअल छोड़ के, वो कंपनी है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी है, तो लीगल एंटिटी अगर होगा तो क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन कंपनी का थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डिजिटल चैनल्स, लेटर बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और बोर्ड रिजर्वेशन लेना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन लेना चाहिए कि भाई हमारा कोई भी चेंज इन एड्रेस नहीं हुआ। बीओ इंफॉर्मेशन भी लेना चाहिए। अगर बेनिफिशियरी अगर चेंज हो गए तो वो इंफॉर्मेशन हमको लेना चाहिए। उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स है कुछ चेंज हो गया तो वो भी हमने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स उनसे लेना चाहिए सीडीडी के लिए। और उनका पैन वी शुड अगेन वेरीफाई विद द इश्यूइंग अथॉरिटी। और उनका जो भी है डॉक्यूमेंट्स अगर चेंज हुआ है, उनका एड्रेस में चेंज हुआ है, बीओ में चेंज हुआ है, तो वो सब चेंजेस दैट कंपनी शुड गिव विद इन 30 days टू द बैंक। पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करना है बैंक को विद इन 30 days। पीएमएल रूल्स है, बराबर है, तो नहीं तो वी हैव टू फ्रीज दैट अकाउंट। बैंक विल कस्टमर, इसमें प्रोसीजर भी दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक विल इंटीमेट कस्टमर्स वेल इन एडवांस फॉर पीरियडिक अपडेशन बिफोर ड्यू डेट। उसका जो पीरियडिक अपडेशन है, ड्यू डेट जो है उसके पहले उसको नोटिस जाना चाहिए, और 3 बार नोटिस जाना चाहिए। और उसमें से एक कौन सी चाहिए? थ्रू लेटर चाहिए। वी शुड राइट अ लेटर ऑल्सो, ठीक है। अगर 3 बार ड्यू डेट के पहले हमने नोटिस दिया, लेटर भी दिया, फिर भी उसने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो आफ्टर ड्यू डेट ऑल्सो वी हैव टू गिव 3 रिमाइंडर्स। नॉर्मली हम रिमाइंडर्स SMS के थ्रू देते हैं, लेकिन इसमें का भी एक रिमाइंडर जो है थ्रू लेटर जाना चाहिए कि भाई विल फ्रीज दिस अकाउंट। आपका ड्यू डेट ये था, 30 दिन के अंदर आपको देना चाहिए, अगर आपने नहीं दिया तो वी विल फ्रीज अकाउंट। और ये सब का लिए ऑडिट ट्रेल बोलो या रिकॉर्ड बैंक में चाहिए ऑडिट पर्पस के लिए, ठीक है ना। ये कंपनी का जो है पैन या फॉर्म 60 हमने लेना चाहिए। और अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो देन वी कैन सेंड अ लेटर या वी कैन क्लोज द अकाउंट, सेंड डीडी ऑन द लास्ट नोन एड्रेस, वो भी हम कर सकते हैं। अगर चेंज इन एड्रेस है, पता ही बदल गया, रजिस्टर एड्रेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी है, तो वी हैव टू डू अ फ्रेश, जैसा नया अकाउंट ओपनिंग के बाद जो भी हम प्रोसीजर करते हैं वो फुल फ्लेज प्रोसीजर हमने करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो केवाईसी की टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ केवाईसी, व्हाट इज़ बेनिफिशियल ओनर, व्हाट इज़ पीरियडिक अपडेशन, व्हाट आर ओवीडीज, विच आर डीम्ड ओवीडीज, मेन प्रिंसिपल नहीं मिले वो 5, तो उसमें से सपोर्टिंग क्या करना पड़ता है, कितने पीरियड में हमें सब करना पड़ता है, तो लो, मीडियम, हाई रिस्क, और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क परसेप्शन, कौन सी रिस्क हम कवर करते हैं, वो हिसाब से हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है केवाईसी के लिए। दिस इज़ प्रिलिमिनरी फर्स्ट वीडियो, और शायद और 3 वीडियो केवाईसी रिलेटेड कंटिन्यूसली हम पोस्ट करेंगे। डू एंजॉय दिस वीडियोस, क्योंकि बेसिक है बैंकिंग के लिए, फ्रॉड अवॉइड करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, बैंक की सुरक्षा के लिए। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स है, बैंकर्स है, कलीग्स है, रिलेटिव्स है, और जो जिनका अकाउंट्स है बैंक में, उनको सबको ये शेयर कीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं वीडियो में, ये सब के काम में आती है।
Hope you are enjoying our videos. Thank you.